चलिए स्टार्ट करते हैं। और द टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पढ़ने से पहले आपको वेव्स की जानकारी होनी चाहिए कि वेव एक्चुअली जनरेट कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? रियल लाइफ में अगर गौर करो आप, तो चारों तरफ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे पड़े हो। ठीक है, दिन रात फोन चला रहे हैं, रेडियो वेव्स आ रहा है इंटरनेट के वाया। रिमोट कंट्रोल की जितनी भी डिवाइसेस है, इधर इट इज अ टीवी, एयर कंडीशन, इवन की फ्रिज, वो सब कुछ रिमोट से कंट्रोल होने लगा है आजकल। अगर कंट्रोल हो रहा है तो उसके अंदर बच्चे इंफ्रारेड प्रेजेंट होता है। आप लाइट आसपास देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगेन विजिबल रेज है। हड्डी का इलाज कराने गया, एक्स रेज है। सनलाइट शरीर पे पड़ रहा है, अल्ट्रावायलेट है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इस बात को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ कहा। और क्या कहा, गौर से हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारे बच्चे गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। कुछ बहुत बेसिक्स पॉइंट पढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज का पंच होने वाला है, गौर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज पर द नेम इज सजेस्टेड, कि इसके अंदर कौन कौन से वेव्स थे मैंने बताया था। पहला कौन सा था जल्दी बताओ? रेडियो लिखा है आपके अंदर, लिखवाया था ना? नहीं बताया? बोर्ड में बताया था ना? एक ही स्टोरी सा बताया होगा, चलो देख लो। रेडियो वेव था। फिर कौन सा था जल्दी बोलो? माइक्रोवेव था, बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद इंफ्रारेड, कैसा था बोलो? इंफ्रारेड, फॉलोड बाय विजिबल, क्या था बोलो? विजिबल के बाद अल्ट्रा वायलेट, हाँ या ना? फिर कौन सा था? एक्स रेज। और उसके बाद कौन सा था? गामा रेज। क्या हम लोगों ने 7 वेव्स के बारे में बात किया था क्या? और 7 में आपका ये कौन सा फॉल डाउन कर रहा है जल्दी बताइए? विजिबल पे। किस पे कर रहा है जल्दी बताइए? विजिबल। हमें जो दिख रहा है वो विजिबल है। उसके बाद जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये 6 है, बट आसपास सब प्रेजेंट है। और साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशंस किया। एक उसमें से साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट एक्चुअली बहुत अच्छे। एक है मार्कोनी और एक है मैक्सवेल। इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिस पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह आप मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हो, बट आपको वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फिजिकल डिवाइस आपके पास नहीं है। यही तो हो रहा है। आप इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी अगर मैसेज टेक्स्ट करते हो, तो कैसे वो मैसेज ट्रांसफर होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? वायरलेस ही तो है। बट इन दोनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसके डेवलपमेंट के लिए। चलिए सारी बातें हम लोग समझेंगे। पहले इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खोजा कैसा है, ईएम वेव्स एक्चुअली दिखता कैसा है। ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर इनके प्रॉपर अरेंजमेंट को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है बोलो सब कोई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। और ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, उसके अंदर जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्या? या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पे इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करना। फिर से बता रहा हूं, ये सारे इंडिविजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनका जो अरेंजमेंट हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ दो ग्राउंड्स पर, या तो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ। अभी समझेंगे क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है वेवलेंथ। उसके ग्राउंड पे इसका अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं जल्दी बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये अरेंजमेंट मैंने लिख दिया है आपको। अब चलिए बातों को समझते हैं और याद करो, 10th में आपने पढ़ा ही था विबग्योर। पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था बोलो? विबग्योर। तो ये बच्चे विबग्योर है आपका। ठीक है, एक्चुअली इसको उल्टा लिखना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका है। तो विबग्योर को ऐसे लिखो कुछ उधर से इधर, ठीक है? क्योंकि ऐसे जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऐसे जाने पे क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी। और इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अरेंजमेंट करना ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उनके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेसिस पे उन्हें अरेंज करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप जो लाइट नाम के चैप्टर के अंदर पढ़े हो, ये केवल पढ़े हो बस। उसी के अंदर आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन। नहीं था? थैंक यू। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। अब चलिए इसको समझते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे हम लोग लिखेंगे।
अब ये हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, तो पहले समझते हैं वेव्स क्या होते हैं। पहले हम वेव्स के बारे में समझते हैं, वेव्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए समझे। बहुत सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली एक वेव को एक साइनसोडियल कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऐसे साइन फंक्शंस बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं साइनसोडियल फंक्शन। अब ये भारी भरकम सा टर्म क्या है भैया, समझाते हैं। एक ऐसा वेव जो बार बार एक ही नेचर को बार बार रेकर करता हो, मतलब ये एक ही नहीं बना है, इसके बनने के पीछे ये क्या है कि एक बार ये बन गया, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और ये बनता जाएगा बार बार, ठीक है। तो रेकरिंग बिहेवियर का होता है। और देखोगे ये ऊपर से नीचे एक सर्टेन लिमिट्स पे ऑसिलेट करता है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बच्चे हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं बोलो, क्रेस्ट, सबको पता ही होगा। नीचे को क्या कहते हैं, रफ, पता है यहाँ से। कुछ लोग ट्रो भी कहते हैं इसको, इज इट ओके। चलिए और कुछ बातें समझते हैं। जब ये वेव चल रहा है तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लू कलर की बीच में जो लाइन डाली है, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन कहते हैं बोलो, मीन। मीन का मतलब होता है मिड पोजीशन, बीचों बीच। मीन निकालते हो ना, एवरेज जिसको कहते हो, तो ये एवरेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी तुम देख रहे हो, नीचे भी कुछ देख रहे हो। ऊपर अगर देखोगे बच्चे तो ऊपर ये कुछ जा रहा है, ऊपर को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ए से। क्या चीज से बोलो, प्लस ए से। और अगर ये नीचे जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए से। एक प्लस ए और एक क्या चीज, माइनस। प्लस ए और माइनस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लिखते भी चलेंगे साइड वाइज। प्लस ए और माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे एम्पलीट्यूड को। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो, एम्पलीट्यूड को। क्या सभी को याद रहेगा, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर और किधर है, नीचे। हो गया क्या। अच्छा, ये वेव आगे की तरफ भी बढ़ रहा है इस तरीके से, आया ना, आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। और अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हॉरिजॉन्टली कितना बढ़ रहा है, ध्यान देना सबको, कैसे बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली कितना बढ़ रहा है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लेम्डा। क्या कहलाता है वो, लेम्डा। और लेम्डा को हम लोग कहते हैं बच्चा वेव लेंथ। क्या कहते हैं बोलो जल्दी बताओ, वेव लेंथ। सारे बच्चे ध्यान से। ऊपर कैसे हो, क्या कहते हैं बोलो, क्रेस्ट। नीचे को ट्रफ या ट्रो कहते हैं, ठीक है। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, दोनों क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। एक पॉजिटिव डायरेक्शन का और एक निगेटिव डायरेक्शन का। हॉरिजॉन्टली जितना चला उसको क्या कहते हैं बच्चा, वेवलेंथ। क्या कहते हैं उसको बोलो भैया, वेवलेंथ। इज इट ओके। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम गया होगा। जो भी समय लगा इसको कंप्लीट होने में, दैट टी इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। क्या कहलाता है बोलो, टाइम पीरियड। बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, क्या कहलाता है बोलो, टाइम पीरियड। लिम्डा इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। क्लियर हो गया यहाँ से। अब सारे बच्चे ध्यान से। ये जब जा रहा होगा तो कोई ना कोई स्पीड से जा रहा होगा, ये इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, हालांकि बहुत हाई स्पीड होता है। तो मैं इसके स्पीड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी से, ठीक है। और इस स्पीड को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, वी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ स्पीड ऑफ वेव। क्या कहलाता है बोलो यहाँ से, स्पीड ऑफ वेव। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या कहलाता है बताओ यहाँ से, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। अब सोचो ये वेव तो ऐसे जा रहा है, बट पार्टिकल कैसे जा रहा है, सारे बच्चे ध्यान से। पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है पार्टिकल, हाँ या ना। ऊपर जा रहा है पार्टिकल और फाइनली किधर जा रहा है बोलो, नीचे। मेरी बात को समझना अच्छे से, फील द थिंग। पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वेव किधर ट्रैवल कर रहा है, आगे। वेव इधर जाना चाह रहा है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। तो पार्टिकल के आगे भी बढ़ रहे हैं, ना ना ना, पार्टिकल अपने जगह पे केवल ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। वेव किधर जा रहा है, आगे। ये कौन सी बात हुई भैया, भैया एक एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो क्या वो साउंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, बट सुन तो रहे हैं ना। दैट इज अ बेसिक थिंग, द एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर, जो कि आपके ईयर ड्रम को हिट कर रहा है, फर्दर आपके सेंसरी नर्व से जाके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है और आप सुन रहे हैं। बट ये सारा प्रोसेस कुछ लाइट ऑफ स्पीड के आसपास होता है, इसलिए फटाफट मैं बोल रहा हूँ और तुरंत तुरंत आपको आवाज जा रही है, समझ में आई बात है। तो एक एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये एक्चुअली वे का ट्रांसफर हो, मैंने कहा स्पीड ऑफ वेव, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बट पार्टिकल अपना जगह नहीं छोड़ता। कौन से पार्टिकल, ये जो आसपास एनवायरमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो अपने जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। टू एंड फ्रो का मतलब आगे
और पीछे, आगे पीछे इस संदर्भ में। आया समझ में? अगर ऊपर को तुम आगे मान लो या फिर अप एंड डाउन ले लो, सिंपल अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, इज इट ओके? तो ये पार्टिकल का मोशन है। तो ये वाले कौन से चल रहे हैं जल्दी बताओ, ये कौन चल रहा है जल्दी बताओ? पार्टिकल। कौन चल रहा है बताओ? पार्टिकल। तो पार्टिकल का भी तो अपना स्पीड होगा ना यार, पार्टिकल का भी अपना स्पीड होगा। तो पार्टिकल की स्पीड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टिकल चल रहा है तो उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ क्या जल्दी बताओ यहाँ से? पार्टिकल। क्या ये बातें क्लियर हो रही है क्या? वेव किधर जा रहा है जल्दी बताओ बच्चा, एक्सिस के अकॉर्डिंग किधर जा रहा है बोलो सबको? ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। वेव किधर जा रहा है? एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? अगर बना दो इसको तो वेव इज गोइंग इन कौन सा डायरेक्शन जल्दी बताओ? एक्स डायरेक्शन। ये वेव जा रहा है, बोलो हाँ या ना? पार्टिकल किधर जा रहा है आपके अकॉर्डिंग? वाई एक्सिस के लॉन्ग, वेरी गुड। तो पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट वेव भैया केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल पॉजिटिव में भी जा रहा है और निगेटिव में भी जा रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? तो पार्टिकल की स्पीड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? यू से। और वेव की स्पीड को वी से। टी इज द टाइम पीरियड, टी इज कौन सा पीरियड बताओ? टाइम पीरियड, जब वेव अपना पूरा एक कंप्लीट मोशन कर लेता है। ठीक है, अब सुना, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब एक टर्म आता है बच्चा जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ या फिर न्यू। इसको हम लोग बच्चे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको दो टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो स्मॉल एफ से कर दो, या आपका मन है आप न्यू से भी कर सकते हो। ऐसे वी को थोड़ा पलट के लिखना है। इसको कहते हैं बच्चे, इस टर्म को कहते हैं न्यू। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? चलिए इसको समझते हैं। कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं लेके, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, एक वेव का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या चीज से है? एक वेव का मतलब क्या चीज है ये भी समझो। अगर वेव लिखता हूं या एक वेव लिखता हूं, तो एक वेव में दो चीज तो फिक्स है, एक क्रेस्ट का होना और एक किसका होना? एक ट्रफ का होना। बोलो क्या क्या होगा, बोलो सब कोई? एक क्रेस्ट मतलब एक ऊपर वाला बम्प, एक नीचे वाला, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। अब मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूं आप ही बताना। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, सारे बच्चे ध्यान से, बना दिया यहाँ से। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, और एक यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और घड़ी मैंने देखा और घड़ी में 1 सेकंड बीत रहा था। कितना सेकंड बीत रहा था? 1 सेकंड। मैं बोला इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितने सारे वेव्स पास ऑन हो रहे हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, रेडी करते हैं, चलो गिनते हैं एक बार, यही शुरू करते हैं। वेव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जल्दी बोलो यहाँ से? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। एक वेव बन गया क्या? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, दो वेव बन गया। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, कितने वेव बन गए? 3 वेव। कितने वेव बने बोलो? 3 वेव। कितना टाइम बीता था जल्दी बोलो सब कोई? टाइम कितना सेकंड लिया था मैंने जल्दी बोलो? 1 सेकंड लिया था। कितने वेव्स पास हो गए जल्दी बताओ? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, दैट इज बेसिकली व्हाट बच्चा? 3। कैसे 3 आपने डिटेक्ट किया? पहला, दूसरा और क्या चीज? तीसरा। 3 वेव्स पास हो गए, तो हम कहेंगे कि इस पार्टिकल, इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है, क्या जल्दी बताइए? फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज का है। फील किया बात को, क्या मैंने बोला? कितने हर्ट्ज का है? 3 हर्ट्ज का है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो कैसे आप 3 हर्ट्ज किए, समझ में आया यहाँ से? तो अब सोच के बताना। वैसे एक और बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करता हूँ, कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं लेके, इस पॉइंट से कितने सारे पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर, टाइम 1 सेकंड लिया, कितने वेव्स पास हो रहे हैं? सोच के, हर बनाना मत। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकता है, आंसर बोलो। 2 वेव पास हो रहे हैं क्या? सोच लो, कितने वेव हो रहे हैं बोलो? मेरे साथ गिनते हैं, एक, फिर बोलो, दो, और एक आधा और। अरे बोलो हाँ, एक का 50% ही है ना। यहां से तो एक हो गया, दूसरा हो गया, बोलो यार। यहाँ से फुल वेव पास हो रहा है क्या? आधा वेव पास हो रहा है, केवल एक क्रेस्ट पास हो रहा है। तो इसको मात्र हम क्या मान सकते हैं? इसको हाफ ऑफ वेव मान सकते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हाफ हो गया, तो कितना हो गया बोलो? 1 + 1 + हाफ, बोलो कितना होगा? 2.5। तो क्या बोलेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी कितने का है? 2.5 हर्ट्ज का है। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज? कि 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितने सारे वेव्स पास हो रहे हैं। अब सोचो, अगर मैं बोलता हूं किसी का, अगर मैं बोलता हूं कि किसी का फ्रीक्वेंसी, मुझे बोलना, किसी का फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है, तो इसका आपको क्वेश्चन दिया गया, बोला डिफाइन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज मींस। आपसे सवाल ही पूछा 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी वेव्स?
कितने पॉइंट से, कितने पॉइंट से, पॉइंट पॉइंट कितना लेते हैं यार, एक पॉइंट से कितने वेव्स पास कर रहे हैं, कितने सेकंड के अंदर। आ गया डेफिनेशन, समझ में आया यहाँ से, क्या बोला जल्दी बताओ यहाँ से, 100 वेव्स कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने पॉइंट से, 1 पॉइंट से जो पास करेंगे उसको क्या कहेंगे जल्दी बोलो, 100 हर्ट्ज। दिस द वे टू रिटर्न। आप सोचो किसी की 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वेव्स कितने ज्यादा बन रहे होंगे, ठीक है। और जब कोई श्रिल वॉइस होता है किसी का, श्रिल वॉइस मतलब पतली आवाज होती है, जैसे जनरली क्या होता है कि वोकल कोड ब्रेक हो जाता है लड़कों का, तो हमारी वॉइस ग्रेव हो जाती है। लड़कियों का श्रिल होता है, जिसकी श्रिल वॉइस होती है बच्चे का खास करके, जो बच्चे जन्म लिए इन्फेंट्स, वो जब रोते हैं तो उनकी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकलती है। इसलिए कभी कभी अगर कान के पास वो रो देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कान में कुछ चुभा है, जाके होता है ना, ऐसे उनको गोदी में लिया और आपने वो चिल्ला दिए, तो चिल्ला दिए तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है, एक सेकंड के अंदर ना जाने 1000 हर्ट्ज वो लगभग प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एकदम जाके खटाक से आपके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है, इस कारण से वैसा फील होता है। समझ में आ गई बात है, तो क्या फ्रीक्वेंसी क्लियर है सभी को, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया क्या है, कोई दिक्कत नहीं से। अब सोचो, मुझे यहां तक बातें समझ में आ गई, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, स्पीड क्या है ऑफ वेव क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक। अब एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक छोटा सा इक्वेशन और बनाते हैं पहले। चलो सोचो, ये पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, आइए समझते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ वेव को समझेंगे। स्पीड ऑफ किसको जल्दी बताइए, वेव को, फील करना चीज को। वेव अगर चल रहा है उसका स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है रियल लाइफ में, स्पीड कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई, वी से इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, बोलो भैया सबको, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है क्या। वेव चल रहा है नहीं चल रहा है, वेव किधर चल रहा है, एक्स में वाई में, कितना डिस्टेंस उसने तय किया, अगर एक वेव बना तो कितना डिस्टेंस चला वो, एक वेव बना तो कितना डिस्टेंस तय किया उसने, लिखा तो है भाई मेरा, यही ना डिस्टेंस तय किया, कितना तय किया बोलो डिस्टेंस उसने, लेमडा, अग्रीड और नॉट। और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम गया, टी टाइम गया क्या, तो ये टी टाइम गया, ठीक है क्या। अब टी टाइम गया लेमडा में, यहां तक क्लियर है यहाँ से। अब इसको कहते हैं लेमडा बाय टी, ये रिलेशन होता है बच्चे वेवलेंथ, टाइम पीरियड और स्पीड का। समझ में आ गया क्या, काफी आसान। अब सुनो सारे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ या न्यू से, ठीक है। और एफ का वैल्यू होता है वन वेव बाय वन टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने, वन वेव बाय वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वेव, वन वेव का मतलब एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसको लिख देंगे वन। बट टाइम पीरियड का तो यूनिट होता है, तो लिखेंगे टी, लिखा क्या, इसी वन बाई टी को लिखते हैं बच्चे, वन बाई टी लिख दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका यूनिट पता करो तो या तो इसका लिखते हैं वन बाय टाइम पीरियड के लिए सेकेंड, और वन बाय सेकेंड को ही बच्चे हम लिख देते हैं हर्ट्ज। क्या लिख देते हैं बोलो, हर्ट्ज। तो वन बाय टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना बोलो सब कोई, वन बाई टी। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, किसी किताब में न्यू बराबर वन बाई टी लिखा रहे तो मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंसी को आप दोनों टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी और क्या चीज से, न्यू से। तो न्यू का वैल्यू किसके बराबर है बोलो, वन बाई टी के बराबर। चलो सारे बच्चे बताना, इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे वेवलेंथ, v बराबर वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, वन बाई टी। वन बाई टू क्या थीटा किसके बराबर है बोलो, न्यू के बराबर, लिख दो यहाँ से। तो v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा, वन बाई टी की जगह क्या लिखेंगे, न्यू। तो एक रिलेशन और आपके पास आ गई, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। याद रहेगा क्या, अरे बोलो हाँ या ना, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सबको समझ में आया यहाँ से। तो आपसे दो फॉर्मूला पूछ सकता है, या तो पूछेगा v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, आगे बढ़ोगे तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। लेमडा क्या है सारे बच्चे फिर से, लेमडा क्या है बोलो प्लीज, न्यू क्या है, v किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड या पार्टिकल की स्पीड, वेव की स्पीड। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, कोई दिक्कत। नाउ कंसीडर वन थिंग, अगर मैं कहता हूं v इज अ स्पीड, v इज वर्ड जल्दी बताइए स्पीड, हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं जल्दी बताइए, कौन से वेव्स के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है, स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बातें कम करो प्लीज, नहीं तो सीट बदल दूंगा। और जिसको बोल रहा हूँ सुन लो अच्छे से, यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आए हो जो गप्पे लड़ा रहे हो। स्पीड इज इक्वल टू ईएम वेव्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ से स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज व्हाट, जल्दी बताइए, सी। तो बच्चा यहाँ पे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो बी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। हम चर्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कर रहे हैं, और उसका स्पीड कितने के बराबर है, सी के बराबर। और सी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, कोई बताएगा क्या? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ लाइट है। अरे हाँ या ना, उतना ही होगा, क्योंकि लाइट इसी के अंदर तो फॉल कर रही है। लाइट का स्पीड जब इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, तो इसका भी स्पीड कितने यार, उतना ही होगा, सेम रहता है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो मैं भी की जगह आप क्या लिख दूंगा, बोलो सब कोई, सी इज इक्वल टू, बोलो बोलो भाई, लेमडा बाय क्या लिखेंगे, टी। हाँ या ना? फर्दर इसी को लिख सकते हैं, सी बराबर लेमडा इंटू 1/t। 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। अगेन एक फॉर्मूला स्टैब्लिश हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये फॉर्मूला चार्ट क्लियर है यहाँ से? तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है बच्चे, ध्यान रखना। द फर्स्ट वन इज ये, द सेकेंड वन इज दिस, द थर्ड वन इज दिस, द फोर्थ वन इज दिस। इनमें से कोई भी फॉर्मूला पे आपसे सवाल करवाए जा सकते हैं। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया हो। यहाँ तक क्लियर है? बट एक्चुअली एक बात को फील करना, वेव को मैं अब रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह लिख रहा हूँ इक्वेशन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेव को एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो बातें हो गई ऊपर ऊपर तौर पे, इतनी बातें आप दिमाग में रखना। और वेव को एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, y किसका, अच्छा बताओ, y किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का या वेव का? पार्टिकल किधर चल रहा है, y एक्सिस पे, x एक्सिस में, और वेव x पे। तो y इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं a क्या है, एम्पलीट्यूड, ऊपर भी हो सकता है और नीचे। फिर लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं फिर, साइन। क्यों साइन? क्योंकि ये जो फंक्शन बन रहा है, ये साइन वेव बन रहा है, ये बात हम ग्राफ में कल सीखने वाले हैं, ठीक है। ये साइन वेव बन रहा है, इसलिए साइन लिखा, ठीक है। फिर लिखते हैं ओमेगा इंटू टी, अब ये बात नहीं पता आपको, समझाते हैं। और लिखते हैं माइनस के एक्स, प्लस लिखते हैं फाइव। ये एक्चुअल इक्वेशन है वेव का, जिसके ग्राउंड पे ये ग्राफ बनाया गया है। ये बात कल फिजिक्स में सीखेंगे, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पता है आपको, फिर से बोलो, वाई क्या है, वाई क्या है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का है, वाई एक्सिस पे वही है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड भी पार्टिकल का ही होगा, हाँ या ना? अच्छा एक्स किसका होगा, वेव का या पार्टिकल का? वेरी गुड। टी इज अ टाइम नॉर्मल। अब ये ओमेगा के और फाई क्या है, समझ लें इसके बारे में। ओमेगा क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से, उसको कंप्लीट करने के बाद इधर लिख लोगे लास्टली। एक फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम सुन लो, इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बोलो इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है बोलो, 1/t। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान रखना, इट इज गिवन बाय 2 पाई इंटू 1/t। 2 पाई इंटू क्या चीज, 1/t। 2 पाई इंटू 1/t। अब ये 2 पाई इंटू 1/t का क्या कंसेप्ट है, फिलहाल के लिए डायरेक्ट ऑफ फॉर्मूला पंच करना। तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई/t। किसका फॉर्मूला बन गया बोलो, ये ओमेगा का। क्या फॉर्मूला बन गया बोलो यहाँ से, 2 पाई/t। फ्रीक्वेंसी का 1/t, 1/t, और इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गया क्या। चलिए अब आते हैं और समझते हैं। हम लोग के पास क्या टर्म है बोलो, के है, बताओ क्या है, के बारे में ध्यान रखेंगे। के को हम लोग कहते हैं बच्चा प्रोपगेशन कांस्टेंट, बोलो मेरे साथ क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन वैसा नहीं रखेंगे जो क्लासिफाइड है, तो अच्छे एग्जामिनेशन में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपने वेव बना दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में ही दे रखा है, भाई वेव का जनरेशन कहां से, यही तो साइंस पूछना चाह रहा है आपसे। आप बेसिक बेसिक देख नहीं रहे, आप फॉर्मूला फॉर्मूला याद करके चले जा रहे हो परीक्षा के अंदर, और वहां क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है। क्योंकि आपसे ग्राफ ड्रॉ करा रहा है, तो एनसीईआरटी आपसे पूछेगा परीक्षा में ये ग्राफ बनाए कैसे आपको। तो आपको अगर ग्राफ बना लिया तो इक्वेशन आना चाहिए, इक्वेशन आ तो इक्वेशन के अंदर रखा हुआ हर टर्म पता होना चाहिए कहां से है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ फिलहाल फॉर्मूला, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन आगे चल के चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। के इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बच्चा, याद रखिएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा। बोलो क्या लिखते हैं बोलो, 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा। आ गया ऐसे, इसको कर लिया हम लोग का, क्या हो गया, साइन इस कर्व के कारण आ गया, ओमेगा हो गया, टी इज अ टाइम, के हो गया, और क्या हो गया, एक्स। ठीक है, इतना आप दिमाग में रखोगे।
बस ये दो चीजें, और एक छोटा सा और चीज छोटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक, उसमें ही एडजस्ट कर देते हैं, ये अलग से लिख लेना, ठीक है। और फाई के लिए अगर कुछ लिखना चाहो तो बच्चे फाई को हम लोग कहते हैं फेज एंगल, बस याद रखिएगा ये टर्म, क्या कहते हैं इसको? फेज एंगल, ठीक है। एक चीज बस छोटा सा छूट गया, जैसे 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/t 1 बाय अगर लेमडा कर दे तो क्या होगा? 1/t अगर फ्रीक्वेंसी है तो 1/λ कर दे तो क्या होगा? ध्यान रखना, पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, लिखते हैं न्यू, क्या लिखते हैं बोलो? न्यू। तो भैया ये फ्रीक्वेंसी है क्या? ना ना, फ्रीक्वेंसी तो ये है, इसमें हम लगा देंगे बार। याद करो, बार साइन लगाते थे जब कभी डेसिमल आ जाता, बार बार रेकरेंस डेसिमल आ जाता था डिवीजन में, तो उसके ऊपर बार टर्म लगा देते थे। तो न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टर्म को कहते हैं वेव नंबर। एक एक टर्म बच्चे जो बोर्ड पे लिखा है, सारे के सारे निहायती इंपॉर्टेंट है, और इसको बंद करके आप लिख लेना नंबर 5। क्या लिख लेना बताओ? नंबर 5। और इससे बहुत सवाल जनरेट होने वाले हैं आप, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख लेना 6, और यहाँ लिख लेना 7। ये फॉर्मूलाज बस आप दिमाग में रखेंगे। क्या सभी को ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो एक वेव के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। चलिए सब कुछ को वापस से एक एक क्रिस्टल क्लियर करके हम रिवाइज करना चालू करते हैं। चलिए, बनाया जो ब्लू वाला फिगर, ये क्या है बोलो? वेव है। इधर जो चलता है वो क्या चलता है? वेव चलता है या पार्टिकल चलता है? वेव के लिए क्या होता है? लिम्डा को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ऐसे ऐसे कौन चलता है? पार्टिकल चलता है। वी किसका स्पीड है? वी किसका स्पीड है? यू किसका स्पीड है? पार्टिकल का। पार्टिकल स्पीड के बारे में बात करते हैं। टी क्या कहलाता है? लिम्डा, प्लस है और माइनस है। एम्पलीट्यूड वेव का या पार्टिकल का? पार्टिकल का। पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है, और अच्छा, पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं छोड़ता, कौन जाता है आगे? वेव। वेव एनर्जी है। वेव क्या है बताओ? एनर्जी। एनर्जी प्रोपागेट करता है, पार्टिकल जगह नहीं छोड़ता। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, हम लोग समझेंगे सारे कुछ। क्लियर है यहाँ से? फ्रीक्वेंसी क्या है समझ में आया सभी को? चलो फॉर्मूला फॉर्मूला खेल लेते हैं। वी बराबर लेमडा बाई टी। लेमडा इज अ वेवलेंथ, टी इज अ 1/t इज अ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लेमडा वी इज इक्वल टू कितना आ गया? लेमडा इंटू न्यू। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज अ, वी इज अ किसका स्पीड? पार्टिकल का या वेव का? अभी मैंने पार्टिकल स्पीड का कहीं चर्चा नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हम लोग किसके स्पीड के बारे में बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितने का होता है बच्चा? 3 × 10⁸ जो वी है, वी की जगह आप लिख दोगे सी। वी की जगह क्या लिख दोगे? सी। लेमडा बाई टी ऐसे रहने दिया, तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, या लेमडा इंटू न्यू, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आइए उसका रिवर्स ऑर्डर। 1/t अगर फ्रीक्वेंसी है, 1/t अगर न्यू है, तो 1/लेमडा क्या है? न्यू पे बार है, और न्यू पे बार को कौन सा नंबर कहते हैं? वेव नंबर। याद रहेगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका वो क्या कहते हैं बच्चा? क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय टी। और के कौन सा कांस्टेंट है? क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लेमडा। और फाई को कौन सा एंगल कहते हैं? फेज एंगल। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर, 1 से 2 पेज पे बहुत अच्छे से कॉपी करें सब कुछ को। 1 2 3 4 5 6 7 डेजिग्नेट। ओके, लिखो सारे बच्चे। मतलब टॉपिक दे दिया था आई थिंक, दे दिया था ना। अब बस कॉपी करना चालू करो, ये हो चुका था। एक बार लिख लो ये चीज। चलो मैं लिखा था, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालो, फिर टॉपिक डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये कॉपी करो सब कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालिए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन लिखवाया था, करवा दिया था, और उसके लिए लिख लो, कॉपी द होल स्टफ इन द राइट ऑर्डर। एक एक चीज कॉपी होना चाहिए जो जो बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट वन इज द रेडियो, द सेकंड वन इज द माइक्रो, थर्ड वन इज द इंफ्रारेड,
फोर्थ वन इज द विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज।
फिनिश्ड हो गया भाई। इन 7 टर्म्स में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आपत्ति? पक्का गारंटीड और फॉर्मूला बेस्ड ही आती है चीजें, सबका सब, 7 के 7 टर्म्स में। चलिए हम लोग बात करते हैं अब एक और चीज जो छोटी कॉल्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी, है ना, या पार्टिकल स्पीड। हम लोगों ने सबका पता कर लिया। अब बात कर लेते हैं पार्टिकल स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ क्या जल्दी बताइए? पार्टिकल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे यू से। क्या चीज से बताओ? यू से। इसका वैल्यू क्या होता है इसका थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वेव का वो क्या आया था? y इज इक्वल टू ए साइन इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हाँ या ना? इसका क्या हो जाता है? बस थोड़ा चेंज होता है। ए लिख दो फिर ओमेगा लिख दो, साइन की जगह कॉस कर दो और बाद बाकी कट कॉपी पेस्ट। दिस कॉल्ड एज अ पार्टिकल स्पीड। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, बस ए के साथ ओमेगा एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर है यहां से? चलो, आया समझ में? अब इसके वेव के इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कैसे लिखा है भाई? बस ए में क्या मल्टीप्लाई कर दो? कॉस। साइन की जगह क्या, ए क्या लगा दो? ओमेगा। साइन की जगह क्या कर दो? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेना एट्थ टर्म। ये एट्थ है आपका। 7 हो चुके थे, एट्थ। आइए, अब यहाँ पे एक चीज होगा, इसके वेव के इक्वेशन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। वाई बराबर क्या है बच्चा? जल्दी बोलो। सो ए इंटू साइन, बोलो सब कोई, माइनस के एक्स प्लस क्या लिखेंगे? बोलो फाइव। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? बोलो सब कोई। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे भैया? 2 पाई बाय टी इंटू टी। के की जगह क्या लिखेंगे? बोलो। इंटू। हो गया क्या? अब एक काम करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए लिखा, साइन लिखा, ध्यान दो सभी कोई। मैं 2 पाई अपॉन लेमडा को कॉमन ले रहा हूं। अब कुछ बच्चे इस बात से अपशर्ट हो जाएंगे कि 2 पाई तो समझ में आ रहा है, मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ। फिलहाल के लिए इसको हटा रहे, फाइव को मैं पुट कर रहा हूँ 0 डिग्री। कर सकते हैं। और मैंने 2 पाई बाय लेमडा कॉमन ले लिया। कुछ बच्चे इस बात से अपशर्ट हो जाएंगे, कैसे कर दिया आपने? यहाँ 2 पाई तो दिख भी रहा है, लेमडा कैसे कॉमन आ गया? अब लेमडा अगर कॉमन ले लिया तो सुन लो मेरी बात को, आपको लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले वाले टर्म को। अभी समझाते हैं कैसे। टी बाई टी को ऐसे रहने दो, यहाँ भी लिख दो 2x, और यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ गया? 2 पाई बाय लेमडा कॉमन ले लिया ना हम लोगों ने, लेमडा बाई टी कर दो, ऐसा कर। ये कैसे किया आपने? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको ले जाके अंदर, तो लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय टी बचेगा, और 2 पाई बाय लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो यही चीज वापस आ गई। जैसे मैं कहता हूं x माइनस ए में से x कॉमन ले लो। x कैसे कॉमन हो जाएगा भैया? है ही नहीं x कॉमन। अरे लेके देखो यार, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ a बाई एक्स कर लो, हो तो गया। मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज तो आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर ऐसा आप करते हो
नीचे अगर कॉमन लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर अगर कॉमन लिया तो नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा। समझ में आया? गणित का सिंपल सा रूल है भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो। लेमडा बाई टी कुछ देता है, लेमडा बाई टी क्या देता है बोलो सब कोई। लेमडा बाई टी क्या देता है बोलो भाई। स्पीड ऑफ वेव वी देता है क्या? बस पुट कर देना यहाँ पे। तो लेमडा बाई टी की जगह, इसके जगह लेमडा बाई टी की जगह वी पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा ए इंटू साइन 2 पाई बाई क्या हो जाएगा लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ये आपको इक्वेशन ऑफ वेव बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखोगे इक्वेशन ऑफ वेव के फॉर्म में ये, और ये पार्टिकल वेलोसिटी है या पार्टिकल स्पीड है, ये इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, तो आपको सारे इक्वेशंस दिमाग में रखने पड़ेंगे। इसको 9 नंबर ले लेना, और उम्मीद करता हूँ 9 के 9 टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक फिगर एनसीईआरटी में बनाओ, उसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। चलो सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ तक क्लियर है? अब वेव को कैसे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है किसी को किसी में? 2 पाई बाई लेमडा कैसे कॉमन लिया समझ में आ गया ना? और लेमडा बाई टी का वैल्यू किसके बराबर है? वी। आगे रख दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब सुनना, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा और रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रियल लाइफ में देखा कैसा गया। पहले इस टर्म को पकड़ते हैं। क्या लिखा है जल्दी बोलो सब कोई। द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, हाँ या ना? यही लिखा है ना? इलेक्ट्रो टर्म क्या है? मतलब इसके पास इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स, मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। मतलब कौन सा है? इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके पास मैग्नेटिक, मतलब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये वेव है। वेव मतलब ये इस तरीके का फॉर्मेशन भी कर रहा है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है गौर से समझिएगा, तब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। और ये फिगर कई बार आपको अच्छे एग्जामिनेशन में बना के दिया जाता है। जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है 9 के 9 एकदम दिमाग में बैठा लेना, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। गारंटी आपको सब कुछ क्लियर होकर समझ में आ जाएगा, चाहे परीक्षा कैसा भी हो। ये क्लियर है सभी को? अब सुनो, इसको वेव कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले एक वेव बनाएंगे नॉर्मल सा, बना दिया, वेव बनाया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे किस चीज को? दिस विल गोइंग टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताओ यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है यहाँ से, अब इसके ठीक 90 डिग्री पे एक और वेव बनाएंगे। चलो बनाते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए, इसको हम लोग थोड़ा सा एज देने के लिए जानबूझ के ऐसा करके कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस द वाई एक्सिस, दिस द जेड एक्सिस, नॉट एक्स। ये वाई और जेड है। फिर से देख लो, नीचे वाला इज द वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? जेड। फिर से देख लो, भाई बातें नहीं करो ना। जेड, ये वाई है, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को। अब फील कर पा रहे हो कैसे बनाया है? वाई है, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को। ये वाई है, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? वाई और जेड कैसे बना है? और वाई जेड ऐसे करके लेना, दिस द वाई एक्सिस एंड दिस द जेड एक्सिस। तो वाई नीचे भी जा सकता है, वाई ऊपर भी रह सकता है, जेड आगे भी आ सकता है, और जेड पीछे भी रह सकता है। ले लोगे यहाँ से? अब देखो यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को ऐसे करके मगअप करो यहाँ पे एक साथ। ये रेड वाला क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को। कौन से फील्ड को, चलिए बताइए? मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन भी सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। क्या चीज से? ई से। और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। क्या चीज से जल्दी बताओ? बी से। अब उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद आपको एक और डायरेक्शन बनाना है। और वो कैसे बनेगा? उस डायरेक्शन के लिए बस एक लाइन खींचनी है आपको। ऐसे लाइन खींचना है ताकि वो सीधे कट करता हुआ ऐसे करके निकलता चला जाए। हालांकि थोड़ा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। ये जो लाइन सीधी जा रही है यहाँ पर, थोड़ी टेढ़ी होगी वट एवर, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा, चलो खैर रहने दो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपगेशन ऑफ वेव को। प्रोपगेशन ऑफ वेव को।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? चलो क्लियर कर देते हैं अब। ये वेव का प्रोपगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। वेव आपका जाना चाह रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग जल्दी बताइए? एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाना चाह रहा है बोलो? अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाना चाह रहा है? वाई। मैग्नेटिक फील्ड जेड। और वेव किधर जाना चाह रहा है? एक्स। तो अगर इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन करना पड़े तो बच्चे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है ये। सारे बच्चे ध्यान से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएम वेव को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? और इस तरीके से आपका वेव फॉर्मेशन होता है। और ये जो पूरा पिक्चर बना है इसी को बच्चे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। रियल लाइफ में वेव ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अपने साथ दोनों बिहेवियर को साथ में लेके चलता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को भी और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी। क्लियर है यहाँ से? तो ये वाला सुन लो सबको, ये वाला इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, और उसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा बिहेवियर होगा? जल्दी बोलो सबको। जेड डायरेक्शन में कौन सा बिहेवियर होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस? जेड। बन गया क्या? ये इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक है, और ये वेव है, ईएम वेव है। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आया होगा। और दोनों कितने डिग्री के एंगल पे होगा जल्दी बताओ? 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? दिस ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार यही फिगर बोर्ड्स में और आपके अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में बना के दे देता है, बच्चा देखता है ये क्या बना है। अब वो एकदम क्लैरिफाइड होना है कैसे बना है, ठीक है? तो ऐसे करके बन गया यहाँ से, दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बना दिया यहाँ पे। अब सुनो मेरी बात को, अब गौर से देखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी साइन कर्व बना रहा है, अरे बोलो हाँ या ना? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कौन सा कर्व बना रहा है? साइन ही बना रहा है। बट वो जेड के लॉन्ग बना रहा है और वो वाई के लॉन्ग बना रहा है। तो इनके इक्वेशंस को भी कैसे लिखा जाएगा ये क्लियर है सभी को? पिक्चर में कोई दिक्कत किसी को? याद रखना वेव। और एक बात कह सकते हैं क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेव के, मतलब आपस में सबके सब क्या है जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर है, ठीक है? और इसको हम लोग टर्म भी देते हैं दैट इज मैथमेटिक्स के अलोंग, इसे हम ऑर्थोगोनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ऑर्थोगोनल्स। आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को पूरे डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक क्लियर है? ये रिप्रेजेंट करती मैंने ईएम वेव्स को। इसी के बारे में इतनी चर्चा परिचर्चा हो रही थी जो मैंने अभी चर्चा किया। फिर मैंने कहा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किसको फॉलो कर रहा है? साइन फंक्शन को। ये इक्वेशन दिखा ना आपको? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखा जाता है? ई लिखा, और यहाँ पे लिखोगे ई नॉट, लिखा यहाँ से, और पूरा कॉपी कर दो जो लिखा हुआ है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, बिकॉज ये भी साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। बोलो हाँ या ना? फिर फर्दर मैग्नेटिक फील्ड किसको फॉलो कर रहा है? साइन फंक्शन को। लिखोगे बी, बी नॉट, और लिखोगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सब कुछ का मीनिंग सेम है, बट एक एक चीज बदल गया। ई और बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ई कौन सा फील्ड है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। बी कौन सा फील्ड है? तो ई नॉट क्या है? यही ना समझ में नहीं आया। ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी नॉट क्या होगा खुद ही बताओ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कौन सा फील्ड? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी की सारी सीक्वेंस ड्राइंग, सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। एनसीईआरटी के एक पेज के ऊपर ये पूरा डिस्कशन है बच्चों, एक से दो पेज के अंदर देखो। हालांकि हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया है, ये पूरा डिस्कशन है यहाँ से, फिगर देख रहे हो? एंड आफ्टर दैट ये पूरा हम लोगों ने पूरी चीज को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया आपके नोटबुक में, ताकि जब आप इस पेज के ऊपर हो तो आपको ये बात पता चले कि इसमें किस किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है इसको पूरा समझाने के लिए। ये क्लियर है सभी को? है सबको समझ में? चलो हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी में ले जाके हम पूरा डेप्थ तक घुसेंगे। अगर एनसीईआरटी ने ये हिंट कर दिया ये चीज है, तो अब एनसीईआरटी में तो ये नहीं लिखा हुआ बेटा हम एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करवा रहे हैं आपका कराओ, या वो चल ही नहीं रहा है। ये जो आप सोचोगे 4 लाइन पढ़ के एनसीईआरटी का आ गए और ये आगे आगे आ रहा है, नहीं होगा। वैसे वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती, पहली बात तो जान लो। एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है, ये सही बात है। एनसीईआरटी से सिलेक्शन होता है, सही बात है। बट एनसीईआरटी इतने डेप्थ में पढ़ना है, इसका कोई अंत नहीं है। ये गलत फहमियां नहीं पालनी चाहिए। एनसीईआरटी की 4 लाइन रट के आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद लोग जाए। आजकल तो क्या रील का जमाना है, 2025 का आप देखते क्या, इनको कुछ निकाल लिया है, एनसीईआरटी से पूछा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगाता है,
उसी का सब कमाल है। क्वेश्चन गया तेल बेचने, भाई यूरोप से सवाल आए हुए हैं। मैं दिखा दूं तो फिजिक्स का क्वेश्चन यूरोप से कहाँ से आया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यूरोप से पूछ लिया। यूरोप बुक सब था भैया, इसको फिजिक्स का बहुत ज्ञान है ना, वो बनाता है वो किताब। एक छोटी सी बुक आती है कि एक न्यूमेरिकल्स आपका दिन ले जा सकती है, सुबह से लेकर रात। दो क्वेश्चन उससे डाल दिए थे इन्होंने, कि उतने भी नहीं थे। 50% बुक ऐसा ही डिजाइन है उसका, और रशा की फिजिक्स है वो। तो रशियन ऐसे ही भैया फिजिक्स के मामले में स्मार्ट होते हैं बहुत। ऐसे नहीं उनकी आरन, उनकी प्लीज बेटा, डबल मीनिंग जो करते रहते हो ना बैठ के, शर्म करो थोड़ा सा। व्हाई यू आर टेलिंग द रशियंस, थोड़ा तो इज्जत दो यार किसी कंट्री का। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, इज्जत दो यार। आप उसको बहुत गलत मीनिंग से लेके जाते हो आप लोग। एक तो वही ना बोले ना, रील का असर है और कुछ नहीं, घटिया बनती दिमाग के अंदर है आप लोगों को। डोंट डोंट डू दैट, नेवर एवर। यही सब आदत रह जाएगी बाहर, अगर कोई बड़े डेलीगेट्स आपको मिल गए उस कंट्री के, तो वही फोड़ देंगे इधर के। बट नेवर एवर क्लेम दैट, वो बहुत बुरा लगता है यार। वो कंट्री के बारे में आपको पता भी है कंट्री कितनी डेवलप है, लोग इज्जत करते हैं। मैं बोल रहा हूँ वहाँ के राइटर्स जो फिजिक्स के होते हैं, वहाँ की फिजिक्स इतनी डेवलप है, उन्होंने अपनी आर्मरी बना ली। देख लिया ना अभी इस बार वॉर में क्या हुआ, किस ने बचाया पूरे ड्रोन अटैक को? क्यों नहीं पूरी दुनिया बना आज तक? क्यों केवल वाल्वी तिरुपति नहीं इतने आगे हैं? वो नहीं देखेगा। चाइना को लोग बुरा कहते हैं, चाइना अच्छा है, पाकिस्तान को भी बेहतर है। खराब था, खराब है, खराब रहेगा, बिल्कुल मैं बोलूं। इस कंट्री में आर्मी होती है, कंट्री को, कंट्री हमेशा तानाशाह बन के रहे। से डेमोक्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर का राजा होना। चाइनीज है ना, चाइना के ऊपर ट्रूप्स नहीं करता, ऑटोक्रेसी, वहां पे राजतंत्र चलता है, सही बात है। बट आर्मी के हाथ में पावर नहीं है, या आर्मी को power देता है। यही गलती, आर्मी को कभी, जिनको वेपन्स दे दिया उनको पावर मत दीजिए, नहीं तो वो ठोकते चलेंगे किसी को भी। चलिए खैर छोड़ दीजिए, अटैक की बात कर रहे हैं। 180 बच्चों को लेके मदरसा में जाके मार दिया था, पाकिस्तान के अंदर ही मारा था। तब भी नहीं लग रहा है ना इन लोगों को, दिमाग ही नहीं काम करता। कौन सा फालतूगिरी का एक पैटर्न बना के बैठा, और कहीं कुछ नहीं है। आप चले जाओ यार, इतने खूबसूरत लोग होते हैं, सऊदी अरबिया वगैरह चले जाओ, इतने प्यारे लोग होते हैं ना, इज्जत से आपको बैठाएंगे। अपने महाराष्ट्र ही चल जाओ ना आप, गुजरात में चले जाओ, कहाँ होता है ये? तो पर्टिकुलर उस जगह के अंदर ही प्रॉब्लम है बस। ये जो बाउंड्री लाइन है ना, वहीं पे प्रॉब्लम। इन कोई खराब नहीं है, वो बाउंड्री लाइन ही अजीब है। ये तो पता नहीं करते। एक वीडियो मैंने देखा, बम छुट्टा बैठे हुए 10 लोग, कैसे रॉकेट छूटेगा? अरे भाई उसके propulsion भी होती है, पीछे से लगेगा तुमको। देख रहे हैं बम कैसा, पटाखा है, दिवाली है, चलने दीजिए, हम भी देखेंगे यार। थोड़ा तो स्मार्ट बनो। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, टेक इट इन दैट वे। अगर मुझे, तो बच्चा कभी भी आपको जैसे मिले मौका, आप देखो कितने लोग मेडिकल साइंस भी पढ़ते हैं वहां जाके, दैट इज अ बेसिक थिंग। खैर छोड़ो, ये क्लियर है सर आपको? उसको क्यों लिखा है ऐसे समझ में आया, बिकॉज ये भी साइन फंक्शन फॉलो कर रहा है। ये चलिए आप समझिए इस बात को। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दोबारा लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या था, याद करो, बोलो यार। रेडियो जल्दी बोलो बच्चा, पहले सेकंड, बोलो 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 सब कोई। माइक्रोवेव फिर बोलो, इंफ्रारेड फिर बोलो, हाँ विजरेज हो गया। दादाजी ऊपर भी जाएंगे, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। अच्छा, रेडियोथेरेपी में इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सरेज हड्डी की जांच के लिए, अल्ट्रावायलेट जो धूप सेकते हो आप, अननेसेसरी मिलता रहता है आप, इतना भी नहीं मिलना चाहिए, स्किन ही काला हो जाए। और ये क्या है बोलो, विजिबल, ये हमको दिख रहा है। यही लाइट में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विप्टोर, उल्टा लिखना, लिखने की आदत डालो। यहां से यहां याद रखना बच्चे, इधर से इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। जितनी वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। जैसे कि गामा रेज सफिशिएंट है इंसान की बॉडी को पेनिट्रेट करने की, पेनिट्रेट क्या, चॉप भी कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किए गए हैं जहां पे इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। तो अगर आप उसके अंदर बाई चांस चले गए, कुछ ऐसे हॉलीवुड मूवी के अंदर देखोगे आप, उसमें एक आपको क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करने के लिए ग्लास बनाया हुआ है। आपने शायद धूम नाम की मूवी देखी होगी, सधूम टू, कभी नहीं देखा, ऋतिक रोशन वाला? उस मूवी के अंदर जहाँ देखो वो बताता है कि मैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे चल रहे हैं।
मतलब कुछ वेव्स आपको तो दिख नहीं रहा है, तो ये बॉडी को चॉप करने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, रेडियोथेरेपी जब की जाती है तो उस बॉडी पार्ट में स्केचिंग कर दी जाती है पहले से, और फर्दर जाके उस पे जब रेडियो वेव्स गिराया जाता है तो फर्दर रिप्रोडक्शन ऑफ कार्सिनोजेनिक जर्म्स जो होते हैं, कैंसर कॉजिंग जर्म्स, उनके डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है, फिर उसको कट करके उस बॉडी पार्ट को अलग किया जाता है जिस बॉडी पार्ट में कैंसर हो जाता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग, और ये काफी, और उसमें पानी वानी नहीं लगाना होता 15 दिन 20 दिन तक, ऐसा कुछ गेम है जो मैं बता रहा था। क्लियर हो गया यहाँ से? यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, याद रखना, बट वेवलेंथ घटेगा। और इधर से इधर उल्टा ले लो, क्या बढ़ेगा बोलो? बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी, कई बार ये वाला आपका सीक्वेंस पूछा हुआ है, 4 वेव दे देंगे, इनमें से फ्रीक्वेंसी किसका हाई है, 4 वेव दे देंगे, वेवलेंथ किसका लो है, ऐसे पूछ लेंगे आपसे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? और जो आसपास आपको दिखाई दे रहा है केवल ये बस है। इंसान की ताकत, केवल इंसान की ताकत बहुत है, और इंसान देख केवल इन्हीं को रहा है। और लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है, 3500 से 7500 का डेटा हर में वैरी करते रहता है। तो मोटे तौर पे आपको लिख लेना 3500 टू 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक। डिग्री एंगस्ट्रॉम क्या होता है बताया था, 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बच्चा, 10⁻⁻10 मीटर। इतने तक ह्यूमंस देख पाते हैं, दिस ह्यूमन विजिबल रेंज इन लाइट। उसके बाद इंसान को दिखना बंद हो जाता है, बट ये उस सबका कर रहा है, रिमोट चला रहा है वो, इंफ्रारेड। याद करो वो, बहुत सारी ऐसी कैलीग्राफी, इनक्रिप्टेड कैलीग्राफी जो रीडिंग होती है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन समझते हो, थोड़ा हैवी हो गया। आर्कियोलॉजी होती है जो खोद बिन करके निकालते हैं नीचे, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उसमें देखते हैं फॉसिल्स वगैरह निकलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, क्या था। उसके अंदर इनक्रिप्टेड राइटिंग रहती है। इनक्रिप्टेड राइटिंग का मतलब क्या होता है, पत्थरों पे लिखा जाता है, पहले तो कागज नहीं था ना, तो पत्थर पे लिखे जाते हैं, और वो जो स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे पत्थरों पे, तो उनकी रीडिंग कैसी होती है, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड। ठीक है? हाँ, अगर वो चीज मान के चलो मिट भी गया है तो उसको क्लियर कर देगा ये। ठीक है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवंस होते हैं। माइक्रोवेव और भी बहुत कुछ चीज में काम आता है, जैसे जो वो क्या कहते हैं उसको, जो ऑपरेशन के वक्त यूज करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट, जो भी है, ब्लेड वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेट करने के लिए, उनके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस डाले जाते हैं ताकि जर्म्स वगैरह किल कर सके। रेडियो वेव, रेडियो वेव का मतलब रेडियो से नहीं होता है, रेडियो वेव हिस्सा है, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन चीजें चल रही है, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, 3G 4G, सब रेडियो, ये तुम्हारे जमाने का है पूरा। आ गया समझ में? ये सब तुम देख ही रहे हो। अल्ट्रा वायलेट सन में होता है, एक्सरेज गामा रेज बताई गई, ठीक है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए सब कुछ ड्राइंग व्राइंग बना लीजिए, पहले ये कॉपी कर लेना फिर ड्राइंग, और आदमी की तरह पूरा जी बता, मैडम कैसे कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, तानाशाह की तरह डायग्राम बनाया। इट्स ओके, नोट्स में अलग से बनाएंगे, चलो। आप लोग चाहो तो दोबारा एक नोट्स में लिख सकते हो जाके चीजों को, मैं मना नहीं करूंगा, अपनी चॉइसेस, यही बना लो, आपका मन। ठीक है, चलो, रिवीजन पर्पस के लिए कहा, ये पहले कॉपी करो ना भाई, 8 नंबर, पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल से स्टार्ट करो, ये कॉपी करो, उसके बाद फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद वो दोनों लिख लेना, एंड फाइनली ये रियल लाइफ में देखो, आपके फोन के अंदर वेव्स ऐसे आ रहे हैं लगातार, इसलिए कई बार कहा जाता है कि फोन को रात में सोने के वक्त उसको फ्लाइट मोड पे डालना चाहिए, बिकॉज रेडिएशन ऑन रहता है फोन का। और अधिकतर जो आजकल युवा हैं वो तो इंटरनेट ऑन करके ही सोते हैं, क्योंकि फोन चलाते चलाते सो जाते है कि नहीं? एक एक टाइम था, 1 GB डेटा आता था 200 250 रुपए का, शायद आपको पता हो या ना हो, आई डोंट नो, पता ही होगा शायद, 2016-17 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 2018 आया, 19, खास करके कोरोना, उसके बाद आया जियो का रिवॉल्यूशन खतरनाक, ये फ्री में डेटा 1.5 GB, किसी का खत्म भी नहीं होता, और कुछ तो हद है वो भी खत्म करके बैठे हुए हैं, लोग से वाईफाई ढूंढते चलेंगे रास्ता में कहाँ मिल जाए। कुछ बच्चा ऐसा है, वाईफाई का उसको कहीं से पासवर्ड मिला हुआ है, कहीं आसपास कोई होगा, सोचिए 1.5 GB डेटा जहां फ्री है उस पर वो खत्म करके आता है सुबह सुबह, और यहाँ पे आके फिल्म डाउनलोड करेगा,
मैं एक दिन देख रहा था बैठ के, क्या कर रहा है वो, फ्री वाले हॉटस्टार वाले ऐप में होता है ना फिल्म, बैठ के डाउनलोड कर रहा था 2 को। 1 घंटा से मैं देख रहा हूँ, क्या कर रहा है? सो वहाँ पे लगभग काफ़ी हाई स्पीड मिल गया था। 2-3 मूवी डाउनलोड करके गया है। काहे कि कल संडे था, उस दिन सैटरडे का क्लास ओवर हुआ था। बहुत अच्छा है, लगे रहो ऐसे ही। आजकल लोग लाइब्रेरी पढ़ने के लिए कम, एसी और एक एसी एयर कंडीशन, दूसरा इंटरनेट के लिए ज्वाइन करते हैं। अगर बाई चांस घर में एसी लगा भी है आपके, तो आप तो बिल बचाना चाहेंगे। यहाँ तो एकदम परे हुए हैं। सोते हैं यहाँ के कुछ लोग। मैथ्स विद बायोलॉजी दोनों कर रहे हो क्या? मैथ्स विद बायो कौन कौन है? दोनों जो क्लासेस अटेंड करते हैं? चलो मैंने टाइम चेंज कर दिया, कुछ लोग मक्कार निकले। एक ही के सब्जेक्ट में शिफ्ट हो गए क्या? मतलब पता चल गया कुछ दिन में। ध्यान रखना ये सब, अगर ये बहुत ज्यादा अंदर से आ रहा है ना कुछ, 2 महीने बाद अभी भी टाइम है, सोच लो एडमिशन से पहले। नहीं तो बड़ा फंसने वाले हो अगर मैथ्स विद बायोलॉजी ले लिया तो। जिसका जिसका ये शौक है ना, 6 महीने में सारी शौक पूरी हो जाएगी अच्छे से। ये क्लास 10th वाला बिल्कुल मत समझना, 4 चैप्टर पढ़ लिए, 2 डायग्राम बना लिए, हो गया। पहला चैप्टर इनफ है तुम्हारे पूरे बायोलॉजी को देखने के लिए। मैं नहीं रिकमेंड करता, देखो यार, तुम्हें लेना है ले लो, बट पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा डिसीजन नहीं है। एक ही सब्जेक्ट वैलिड होगा फाइनली। एडमिशन भी या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिफाई करके, अगर दोनों एग्जाम, मैं तो चाहूंगा करो, बट एडमिशन एक ही जगह हो जिसमें मेन पेपर है। ध्यान रखना इस चीज को। पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ें, मना थोड़ी। सुबह ही टाइम ठीक था ना, 6:30 बजे का मैथ्स का। खैर चलो, मैं 9:30 कर दिया ताकि तुम लोग भी पढ़ लो, और क्या कहूँगा। 9:30 इज अ गुड वन, अब क्या करें यार, थोड़ा सा 6:30 में बोलता हूँ कि नींद नहीं टूटता है बहुत का। कितने बच्चे मैथ्स में जाते हो? 1 2 3 और कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहा है यहाँ? और सबका क्या है, बायो है सबका क्या? सब बायोलॉजी वाले हैं? मैथ्स किसका है? और गर्ल्स में मैथ्स एक आपका, आप दो का, और सारे बायो वाले मैथ्स। गर्ल्स बॉयज में मैथ्स किसका किसका है? 3 का, सबका बायो है फिर? आपका बायो है? नीतीश? और आपका बायो है? मैथ्स वाले कोई नहीं है यहाँ पे? इतने ढीठ कोई नहीं है जो मैथ्स लिया है? इतना डर है मैथ्स से? मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, तुम लोग कैसे छोड़ सकते हो, समझ में नहीं आता है। चलो डिफिकल्टी से। मतलब ओवरऑल मैथ्स के बच्चे हैं ही नहीं, मतलब ज्यादा। मैथ्स ऐसे भी कम रहता है, बायो ऐसे भी बहुत रहता है, बहुत। वहाँ 80 बच्चों में 60 बच्चों का बायो है +2 में, केवल।
राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी घट रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, उल्टा सीक्वेंस में। हो गया? कॉपीड है? बोर्डा बंद कर रहे हैं? टाइम ओवर थोड़ी हुआ है। लिखिएगा सवाल नंबर 1। ये आप कैसे लिख रहे हो पीछे से आगे? अच्छा, राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग दिस। लिखोगे सब कोई? पहला लिखेगा, लिखेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। बातें नहीं। सवाल नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव, frequency of EM wave is given by frequency of EM wave, electromagnetic wave, EM wave, capital E, capital M. EM wave is given by 15,000 1500 kilo 1500 kilohertz, 100 kilohertz. Find find its wavelength. Find its wavelength. Find its wavelength. फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ पता करना है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, होता है ना? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो c लिख लो, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। c का वैल्यू कितना होता है? फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 100 किलो हर्ट्ज। इसको किलो को नॉर्मली कन्वर्ट करोगे क्या? 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 1500 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू लेमडा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 बाय 15 इंटू 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू लेमडा। कितने बार में चला जाएगा? 5। ये ऊपर चला गया क्या? तो 10 पे बार कितना हो जाएगा? 3। 8 में से 5 गया तो 3 बाई कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू लेमडा। इसको 10 इंटू 10 पे बार 2 लिख सकते हैं बाय 5 इज इक्वल टू लेमडा। कितने बार में चला जाएगा? 2। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 पे बार 2 इज इक्वल टू लेमडा। 10 पे बार 2 इज बट 100, तो 200 मीटर इज द राइट। इज इट ओके? कर लो कॉपी। बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ। सवाल में कुछ है ही नहीं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, वेवलेंथ ऑफ, हो गया सबका? क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल?
रिजल्ट कल आने वाला है। बहुत खुश हैं। चलिए, लिम्डा इज इक्वल टू दे रखा है, पढ़ते हैं हम लोग। 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ओके। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। स्पीड बताइए कितना होगा। स्पीड नहीं, फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा। कीजिए 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 ट्राई, फ्रीक्वेंसी बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बताना है। चलिए बताइए जल्दी। वही भी इज इक्वल टू एफ लेमडा लगा दो, न्यू लेमडा। भी की जगह कितना रखोगे? 3 × 10⁻⁸। फ्रीक्वेंसी बताना है, वेवलेंथ कितना है? 4000। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10 रख दो। सॉल्व कर लो अब इसको। तो 3 × 10⁻⁸/4, 10⁻³ माइनस 10⁻7, -10, 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा। 10 और 8, 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15। 3/4 इज 0.75। तो न्यू का वैल्यू 0.75 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज बन जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? 8.7 नहीं, 0.75। 8 कहां से हो गए? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा। वेवलेंथ दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 8000 नैनोमीटर्स। 8000 नैनोमीटर। आपसे बच्चा वेव नंबर कितना होगा? फॉर्मूला वाला सवाल होता है बस ये बच्चा। वेव नंबर कितना होगा? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो। 1/λ बस। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? सॉल्व दिस। वेव नंबर का वैल्यू आपको पता ही बच्चों, दैट इज 1/λ। अप्लाई इट एंड गेट द रिजल्ट। हो गया? व्हाट इज द आंसर? 1/8 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं इसको? ना ना, 10⁻⁻9। अरे 8 इंटू 10⁻³ नहीं कर सकते क्या? 10⁻−9 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो 1/8 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर गया तो 10⁻6/8। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लो, 10/8 कर लो, 10⁻5। कोई दिक्कत क्या? इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते हैं? सिंपल मैथ्स तो है। 10/8 का कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4 का कितना होगा? 1.25 इंटू 10⁵ डन।
न्यू बार पूछा है, इसका आंसर होगा मीटर इनवर्स। 1/λ है ना, इसका मीटर होता है तो मीटर इनवर्स आया। अब ये मैथ से सिंपल सॉल्व कर लेना। चलिए आज होमवर्क ले लें एनसीईआरटी से। पकड़िए होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी। राइट ऑन द पेज नंबर, होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी, पेज नंबर 43, क्वेश्चन 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, नहीं 2.6 है। नहीं रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5 लिखा। पेज नंबर 39, 2.3, 2.4, 2.5। आ जाइए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे आ जाइए डायरेक्ट। आज एनसीईआरटी केवल दे रहे हैं, एक दिन एक चीज उठाएंगे और पूरा देंगे उससे होमवर्क, चाहे नीट का हो, जेई का हो, एनसीईआरटी हो, ठीक है। एक दिन एक बुक उठाएंगे, पूरा होमवर्क उसी से डालेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, पुराने से भी लिंक करके दे रहा हूँ, ठीक ना। 2.3, पुराने मतलब पुराने, पुराना मतलब बास्को डिगामा तो थोड़ी है, तो थोड़ी बता रहा हूँ, मतलब पिछले लेक्चर से। 2.4, 2.3, 2.4, उसके बाद लिखिएगा 2.5, 2.5, 2.6, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है। 2.7 लिख लिए, कितने क्वेश्चंस हो गए ओनली, फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके। नीचे वाला एक्सरसाइज है, अंदर वाला इंटेक्स्ट है।